Hey students, welcome you all in chemistry drive. So today we are going to start with the phase diagram. So videos जिसका आपको आई थिंक बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि फेस डायग्राम की वीडियोस अपलोड हो जाएं. सो आई ऑलवेज ट्राई कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड हो, बट कई बार क्या होता है कि यू नो कई बार बिजी स्केड्यूल होता है या फिर कई बार जब वीडियो बनाने का मन करता है तो आसपास क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शन प्रोग्राम आ जाता है जिसकी वजह से इतनी नॉइज़ होती है. सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो. सो यही कारण होता है. अदरवाइज आई ऑलवेज ट्राई कि आपको जल्दी से जल्दी जो है टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाए और आप अपना कंटेंट जो है वो लर्न कर पाओ. तो आज जो मैं शुरू करूँगी फेस डायग्राम एक करवाऊँगी, दैट इज़ वाटर सिस्टम. ठीक है, और कोशिश करूँगी कि आपको मतलब वन कंपोनेंट सिस्टम आज वीडियो मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेज डायग्राम. तो पहले फेज डायग्राम का क्या मतलब होता है. फेज डायग्राम, फेजेस, आपको पता है कि कोई भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाटर हो गया तो क्या होता है कि उसके फेजेस होते हैं. ठीक है, और वो फेजेस क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहें. ठीक है, सो द नंबर ऑफ फेजेस दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, जितने भी उसके फेजेस होंगे वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं. अब इक्विलिब्रियम में रहना कुछ आसान नहीं होता. जैसे घर में रहना जो है, सबको अगर एक घर में इक्विलिब्रियम में रहना हो तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दैट हैज़ टू बी टेकन टू अकाउंट. सो सिमिलरली अगर बहुत सारे फेजेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, सो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. और वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस होती हैं या टेम्परेचर कॉम्पोजिशन की कंडीशन होगी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो. सो वो कंडीशंस के बारे में कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पे जो है वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है फेजेस के बीच में, उस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हो. जैसे सपोज कर लो पानी है, ठीक है, अब वाटर ने बॉयल करना है ना, लिक्विड से वेपर बनना है, तो आप क्या करोगे एक्सपेरिमेंटली. ऑब्वियसली एक बीकर में पानी ले लोगे. ठीक है, यहाँ वही आपने पढ़े होंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब. सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करते हो, वो आप पूरा सेटअप अपना लगा देते हो, है ना. तो यहाँ थर्मामीटर वगैरह लगा लोगे और यहाँ से तुम टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली पता कर लोगे कि कब ये लिक्विड जो है ये वेपर स्टेट में मतलब चेंज हो गया. राइट. सो एक्सपेरिमेंटली आप क्या करते हो, जिस भी आपको कंपोनेंट की स्टडी करनी है आप एक्सपेरिमेंटली उसकी वो कंडीशंस पता कर लेते हो टेम्परेचर प्रेशर की. फिर आप क्या करते हो, उन कंडीशंस को यू प्लॉट अ डायग्राम ऑफ दोज कंडीशंस. जैसे टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ बना लिया या जो है टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ग्राफ बना लिया. सो दैट प्लॉट, दैट डायग्राम जो आप ऑब्टेन करते हो बाय प्लॉटिंग सच एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कंडीशंस दैट शोइंग द इक्विलिब्रिया बिटवीन द फेजेस. ठीक है, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, फेज डायग्राम. सो आई होप पहले ये डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, चाहे कोई भी कंपोनेंट सिस्टम आए तो पहले आप यही लिखोगे कि जो डिटेल है अबाउट द सिस्टम, अबाउट वन कंपोनेंट सिस्टम, जो भी आए, दैट वाटर सिस्टम या कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, सल्फर सिस्टम, जो भी आए, सो इट कैन बी easily studied with the help of phase diagram. And what is phase diagram? That it is the plot or it is a diagram which we obtained by just experimentally determining the conditions like temperature, pressure, and these conditions they totally explain about the phases that exist together in the equilibria. So उसको आप लोग मतलब पहले डिफाइन करना. फिर उसके बाद जो फेज डायग्राम होता है आपके पास, ये आपकी जो सिलेबस बीएससी वाला है उसमें तो 2 ही मतलब इसकी ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें, सो वी हैव 2 systems. One is the one component system in your syllabus and the other one is 2 component system in your syllabus. so इससे बाहर आपके पास कोई सिस्टम जो है आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा. सो इन्हीं को आपको स्टडी करना है. सो वन कंपोनेंट सिस्टम में आते हैं वाटर, carbon dioxide system and sulfur system, whereas in 2 component system we have the bismuth cadmium system, lead and your silver system.
and your potassium iodide water system, magnesium zinc system, FeCl3 water system, and your copper sulfate and water system. So आप इसको इस तरह से आप पहले नोट कर लो भी मेरे पास पूरी बुक में कितने सिस्टम्स हैं, ठीक है। ब्रॉडली 1 कंपोनेंट में कितने हैं, 2 कंपोनेंट में कितने हैं। सो 1 कंपोनेंट तो पूरा कवर हो जाएगा, 2 कंपोनेंट लेट्स सी कितनी वीडियोस बन पाती, कितने सिस्टम हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो 1 कंपोनेंट सिस्टम हो चाहे 2 कंपोनेंट सिस्टम हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं, दैट इज द फेज रूल। सो व्हाट इज फेज रूल, दैट इज F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। सो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो पहले नहीं देखी वो देख के इसको पहले क्लैरिटी कर लो भी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, बिकॉज नहीं तो ये समझ नहीं लगेंगे, ठीक है। डायग्राम उस बंदे को समझ नहीं लगेगा जिसको ये ना पता हो भी फेजेस क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, ये क्या बोली जा रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बेटर है गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो। सो एफ आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सी का मतलब है कंपोनेंट, पी का मतलब है फेजेस। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था कि कितने आपको जो है वेरिएबल्स आपको बताने पड़ेंगे एक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, वो डिपेंड करता है भी कंपोनेंट्स कितने हैं। जैसे वाटर सिस्टम है, इसमें क्या होता है, आइस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, तो आप वो लिखते हो ना आइस वाटर एंड योर वेपर्स, तो वहाँ पे कंपोनेंट तो एक ही रहता है, दैट इज योर वाटर, ठीक है। और फेजेस हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, इसी तरह बाकी जो सिस्टम है उनमें अलग फेजेस होंगे। फिर आप यहाँ उसके हिसाब से वैल्यू पुट करते हो और आपको पता लग जाता है भी मेरे को कितने वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टम। अब इसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए सॉर्ट किया है कि आपको क्लैरिटी हो जाए, मतलब इस टेबल को ना आप बना लो, इसको लर्न करना ईजी है, ठीक है। सो इसमें बताया हुआ है कि फेजेस कि जिस कंपोनेंट जिस सिस्टम में आपके पास, जैसे ये लर्न कर लो 1 2 3 2 1 0, ठीक है, जितने फेजेस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कि अगर 1 फेज सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में सिर्फ एक ही फेज है तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा कि कितने टेम्परेचर पे, अगर बता रहे हो एक सिस्टम है अभी सॉलिड बना है वहां पे, तो आपको बताना पड़ेगा किस टेम्परेचर पे सॉलिड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, किस प्रेशर पे वो सॉलिड जो है फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर 2 फेजेस सिस्टम है देन वी हैव द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ वी हैव द 3 फेजेस लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, सो इन दैट केस वी हैव द 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब चीज़ पक्की होती है, ठीक है, उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती आपको कि दैट दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर, पता होता है भी ये जो इक्विलिब्रियम है, अगर ये आइस वाटर और वेपर है, ठीक है, ये तीनों फेज आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली वैल्यू फिक्स होती है। वो उसकी स्टडी हम अभी आगे करेंगे कि वो वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो वहां तुम्हें खुद से बताने की जरूरत नहीं कि ये टेम्परेचर ये प्रेशर, सो दैट इज फिक्स्ड। ओनली 1 पॉइंट होता है जहां पे ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, आगे पीछे उसके एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जहाँ पे 2 फेजेस होंगे वहां आपको एक चीज तो बतानी पड़ेगी। जैसे अगर आप आइस वाटर का स्टडी कर रहे हो भी, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, यू हैव टू टेल इधर द प्रेशर और इधर द टेम्परेचर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन द 2 फेजेस, राइट। अब उसी के हिसाब से सिस्टम का नाम होता है, अगर 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम द सिस्टम इज सेड टू बी बाइवेरिएंट। इफ देर इज अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम द सिस्टम इज सेड टू बी यूनिवेरिएंट, एंड इफ द सिस्टम इज हैविंग द 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिस्टम हम इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट बोलते हैं, मतलब वो डिपेंड नहीं करता किसी भी वेरिएबल पे। तो नाम याद हो गया, वेरिएंट से मतलब वेरिएबल, ठीक है। यूनी मीन्स एक वेरिएबल बताना पड़ेगा, वाई वेरिएंट मीन्स 2 वेरिएबल्स को बताना ही पड़ेगा, नॉन वेरिएंट मतलब कुछ नहीं बताना, वो अपने आप ही पक्का है अभी इस टेम्परेचर, इस प्रेशर या इस कॉम्पोजिशन पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद जब हम डायग्राम प्लॉट्स करेंगे ना, ये जो फेज डायग्राम्स हैं, तो जो आपको आसान है कि जैसे हम ना इस तरह बनाते हैं, ठीक है, ये रफ सा ही है, ठीक है, जैसे इस साइड प्रेशर ले लिया, इस साइड मैंने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। तो उसमें चीज़ें होती हैं 3, वो भी आगे करेंगे। तो 3 चीज़ें बनानी होती है तुम्हें, एरियाज, लाइंस एंड पॉइंट। मतलब देख रहे हो ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, दिस इज एरिया, ये एरियाज है, ठीक है, और ये देखो मीट कर रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना एरियाज की, एरियाज क्या होते हैं, जहां पे एरिया है ये वाला,
ठीक है, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, यानी वहाँ सिर्फ एक ही फेज होगा ये एरियाज में। ठीक है, लगी ना पता क्या मैंने बताया कि ये जो होते हैं ये एरियाज हैं, ये आपके पास लाइन है। ठीक है, और लाइंस पे हमेशा क्या है, कहता लाइंस क्या है, यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट मतलब वहाँ 2 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे ये देखो क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी। जैसे ये सिस्टम हम बना रहे हैं, इधर को प्रेशर इधर को टेम्परेचर, लेट इट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अकेला सॉलिड होगा, लेटिस्ट है ना, सपोज यहाँ लिक्विड हो गया, यहाँ अकेला सॉलिड होगा, यहाँ अकेले वेपर होंगे। और ये जो लाइन है, ये लाइंस दिख रही हैं, लाइंस पे कहता क्या है, 2 फेजेस। जैसे यहाँ पे सपोज लिक्विड और वेपर हो गया, यहाँ सॉलिड और लिक्विड हो गया, यहाँ पे आपके पास सॉलिड एंड वेपर फॉर्म हो गई। तो आप इस लाइन को क्या बोलोगे कि ये लाइन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1। वो मैंने इसलिए टेबल आपको स्टार्टिंग में दे दिया ये चीज़, कि इसको आप नहीं भी बंदे को आगे जाके भूल भी जाए जब आप एक्सप्लेन करोगे, तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये आपके पास माइंड में टेबल होगा, तो आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ठीक है, वो फेज रूल लगा के बता देना, 1 2 3 ऐसे याद कर लो। और यूनिवेरिएंट है, आई नीड टू एक्सप्लेन ओनली 1 वेरिएबल, लाइक तुम टेम्परेचर बता दो। ठीक है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर बता दो। क्लियर। और कहता है एक पॉइंट होता है। ठीक है, वो क्या है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मीट करते हैं। सो देर इज़ 1 पॉइंट, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो वो नॉन वेरिएंट है, हर सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट फिक्स है। नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दैट कि मेरे को ये इंक्रीज करना है, मेरे को ये डिक्रीज करना है, मेरे को ये पॉइंट मतलब इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, दैट इज फिक्स फॉर एवरी सिस्टम। सो क्रिटिकल पॉइंट इज फिक्स्ड। इस पॉइंट पे कहता 3 फेजेस होंगे, मतलब या इस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो अब सबसे पहले हम शुरू करें 1 कंपोनेंट सिस्टम। तो उसमें पहला आ गया वाटर सिस्टम। प्लीज बेटर है यू शुड मेक दिस डायग्राम। ये जो फ्लो चार्ट है आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें मैंने बताया कि फेज डायग्राम जो, जैसे ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, तो इसमें आपके पास टोटली 3 चीज़ें आपको मतलब दिखानी होती हैं। एक तो आपको कर्व्स दिखाने होते हैं ये वाले इस तरह से। ठीक है, एक आपको एरियाज दिखाने होते हैं और एक आपको पॉइंट दिखाना होता है। तो कर्व्स टोटल 4 हैं। मैंने बहुत सारे देखा है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये वाली स्टेट कम ही बताते हैं, सारे कहते हैं बस 3 कर्व्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और जो गैशियस वाला होता है सब्लिमेशन, मेल्टिंग। तो हम मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको बुक, मुझे पता है आप इस वीडियो के बाद मतलब बंदे बुक भी देखते हैं। ठीक है, आप लोग बुक पढ़ोगे, वहाँ कहीं पे मेटास्टेबल आ गया है ना, फिर आपने कहना ये तो मतलब बताया ही नहीं वीडियो में। ठीक है, तो आपको मतलब कई होते हैं कि एक्सप्लेनेशन वहाँ से पढ़ेंगे जाके। सो आपको सारे कर्व्स बताए जाएंगे एज पर योर बुक्स। ठीक है, 4 कर्व हैं टोटल हमारे पास, जिसमें से 3 स्टेबल कर्व हैं। स्टेबल का मतलब है जो चीज़ बोल दी वही वहाँ एग्जिस्ट करेगी। सो वी हैव लाइक OA, OB, OC कर्व जो हम दिखाएंगे। एक होता है मेटास्टेबल कर्व जो अपीयर टू बी स्टेबल। मेटास्टेबल का मतलब होता है दैट अपीयर टू बी स्टेबल, सो दैट इज OA'। और 3 एरियाज दिखाएंगे हम, जिसमें 3 फेजेस दिखाएंगे जो कंप्लीटली वही फेज एग्जिस्ट करेगा एरियाज में। जैसे ऊपर बता ही रखा है कि एरियाज में क्या होता है, एक ही फेज होता है, जैसे सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या वेपर होगा। और एक पॉइंट है जिसको C से इंडिकेट कर सकते हो, O से इंडिकेट कर सकते हो, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, O से इंडिकेट कर लेना क्रिटिकल पॉइंट। हो गया, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, बना लिया आपने, टेबल बना लिया है। ऊपर जो वेरिएशन मैंने बताई है कि फेज डायग्राम 2 कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं, ये चीज़ आपने होप ड्रॉ कर ली होगी। अब चलिए, अब वाटर के 3 फेजेस आप इसी तरह अभी तक तो करते आ रहे हो, इतना आपको पीछे भी वीडियोस में बता दिया। अभी आइस, लिक्विड, वेपर। ठीक है, ये पानी की जो है फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब इसको हमने मतलब डायग्रामेटिकली हमने क्या किया कि एक बर्फ ले ली। ठीक है, मतलब हमने एक्चुअल में कैसे किया कि एक बर्फ ले लिया टुकड़ा, जहाँ बर्फ कितनी सारी यहाँ पे ले ली हमने। ठीक है, मैंने क्या किया, अब प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को वेरी किया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, यहाँ मैंने बर्नर लगा दिया। ठीक है, मेरे डायग्राम ऐसे ही हैं, बस समझ लो। बस मैंने हीट करना शुरू किया, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, प्रेशर कैसे करोगे उसके लिए, अब जैसे चलो डायग्राम्स तो बुक में नहीं है, लेट इट पिस्टन।
ठीक है, पिस्टन से ही आप प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो वो बेस्ट है प्रेशर को समझने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर मतलब जैसे फिक्स कर लिया कोई, लेट इट 1 एटमॉस्फेयर, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि इस आइस को क्या हो रहा है, क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, क्या ये वेपर में कन्वर्ट हो रही है, या फिर मैंने क्या किया, अब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, मतलब 100 डिग्री, लेट इट 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया, या 101 डिग्री सेल्सियस रख दिया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने प्रेशर को थोड़ा कम करना शुरू किया, मतलब पिस्टन को ऊपर लेना शुरू किया, सो प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू किया। देन आई विल सी व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन टेक्स प्लेस। तो ये सब कुछ करके हम मेरे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे थर्मामीटर लगा लो, वैल्यू पता लग गई टेम्परेचर प्रेशर की, तो आपने क्या करना है, एक डायग्राम प्लॉट कर लोगे, दैट इज योर फेज डायग्राम फॉर योर फेज डायग्राम फॉर योर वाटर, राइट। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक उल्टी टी सी टाइप डायग्राम बनाया रखा है इस तरह से। तो इसमें तीन, सबसे पहली चीज़ जो आपको मेंशन करनी है, दैट आर द 4 कर्व्स। सो एक जो कर्व है ये वाला रहेगा, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ठीक है। और ये आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से याद रखना कि इस साइड इसके मेल्टिंग पॉइंट कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी सारी आइस, सॉलिड फॉर्म रहेगी, और इसके जो राइट हैंड साइड है इस पे सारा क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म, दैट इज योर वाटर। और ये वाला सारा जो एरिया है ये रहेगा वेपर का, ठीक है। अब इसको समझना कैसे, जैसे आइस जो है वो पानी में क्या करती है, मेल्ट कर रही है। तो इस पॉइंट, इस जो कर्व है, ये वाला जो लाइन बना रखी है, ओ सी जो लाइन है, दिस ओ सी लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट कर्व, ठीक है। अब इसमें देखो आइस और वाटर है, ठीक है। आइस ने अगर वाटर में मेल्ट कर, मतलब मेल्ट करेगी, ठीक है, तो भी मेल्टिंग पॉइंट कर्व दिखाएगा। अब वाटर जब आइस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीज, तो इसलिए इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट जो है कर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। सो उसके हिसाब से, नेमिंग के हिसाब से, सो इट कैन बी योर मेल्टिंग पॉइंट कर्व और योर फ्रीजिंग पॉइंट कर्व, द डिफरेंस इज नॉट दैट मच, सो दैट्स वाई आप कोई भी नेम इस पर लिख सकते हो। अब वाटर से देखो ये क्या है, ये वाली लाइन किसको कट कर रही है, वाटर और वाटर वेपर को। और वाटर वेपर में क्या होता है, वेपर्स होते हैं दैट एक्सर्ट द प्रेशर अपॉन द लेयर ऑफ द, जो ऊपर वाली लेयर होती है वाटर की, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस वाले कर्व को आप कहोगे वेपर प्रेशर कर्व। ये जो लाइन है ओ ए, दैट इज योर वेपर प्रेशर कर्व। तो जो चीज़ वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, जिस दो चीज़ों को वो कट कर रही है लाइन, उसी से उसके कर्व का नाम है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सारा सॉलिड है ना, ये वाली सारी साइड सॉलिड है, तो सॉलिड है और ये सारा वेपर है ना। सॉलिड और वेपर के बीच में आ गया ये कट, तो सॉलिड और वेपर के बीच में ये आ रहा है। तो जब सॉलिड एक डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो ये वाली जो लाइन आपको, ये वाली लाइन दिख रही है, दिस इज योर सब्लिमेशन कर्व। तो दैट इज योर ओ बी, दैट इज द सब्लिमेशन कर्व। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कर्व्स रहेंगे हमारे पास जो स्टेबल कर्व कहलाएंगे, दीज आर द स्टेबल वन। तो उनको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट कर्व, वेपर प्रेशर कर्व, सब्लिमेशन कर्व। मेल्टिंग पॉइंट कर्व दैट एग्जिस्ट बिटवीन योर सॉलिड एंड लिक्विड, ये सॉलिड लिक्विड के बीच में एग्जिस्ट करता है। वेपर प्रेशर कर्व लिक्विड गैशियस फॉर्म, वेपर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। सब्लिमेशन योर सॉलिड एंड वेपर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो आई थिंक आपको इतना सा तो पता ही होता है कि मेल्टिंग क्या है ना, सब्लिमेशन क्या है, तो उसी के हिसाब से। और एक और ए डैश पे तो मैं सबसे एंड में आऊँगी, तो उसको अभी हमने कंफ्यूज नहीं करना बीच में, ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे इन्हीं कर्व्स की, ये जो हमने कर्व लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, यहाँ पे ए था, ठीक है। सो फर्स्टली हम लेंगे यहाँ से, इसको बड़ा आसान तरीका एक लर्न करने का। स्टार्टिंग इसकी करना तुम यहाँ से, लेट इट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से इस कर्व को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना। सो लाइक इफ आई फिक्स्ड माई टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट यू कैन सी देर इज द प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, 760 mm मर्करी आपका जो प्रेशर है, mm मर्करी, या जिसको आप 1 एटमॉस्फेयर बोलते हो। तो ये मैंने प्रेशर जो है वो फिक्स कर दिया। सो इस पॉइंट पे याद रखना है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो आइस है दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग टू लिक्विड,
देखो वो उसी यहाँ से एंटर कर रही है इस जोन में, ठीक है, सॉलिड चीज लिक्विड जोन में एंटर कर रही है। तो सिंपल पहले ये चीज समझा देना, हम मेल्टिंग पॉइंट कर्व को पकड़ रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कर्व पे एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट दिस पॉइंट द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू द वाटर, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हम आगे का जो चीज़ है उसको समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज, आई एम मार्किंग हेयर 4 एरोज। 4 एरोज मार्क कर लेने आपने पेंसिल के साथ, उसको चाहे बाद में इरेज कर देना। तो यहाँ पे देखो मैंने 4 एरोज क्यों लगाए हैं कि अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे अब अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रख रही हूँ, सो मीन्स आई हैव केप्ट माई टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कांस्टेंट कर दिया मैंने अपना टेम्परेचर, और मैं अपना प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। तो कैसे इंक्रीज करूँगी मैं, दैट इज मैंने पिस्टन से और प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे बर्फ जो है वो पानी में पिघलनी शुरू हो गई थी, है ना, यही मैंने लिखा था, दैट योर सॉलिड एंड योर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस स्टेज। याद रखना ये चीज, सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दिस स्टेज। ये सारा जो है यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो कर्व दिखा रहे हैं हम, इस कर्व के अलोंग क्या है, द आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ द वाटर, ठीक है। पानी यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देख लो, आइस वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में ही होगी, और इस पॉइंट पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट पे आके जहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, आपकी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने मतलब बर्फ तो ये पिघलनी शुरू हो गई है ना पानी में, अब मैंने और प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर वो कुछ नहीं किया मैंने, कोई यहाँ से बर्नर से या किसी तरह का या फिर डिक्रीज जो भी है टेम्परेचर कुछ नहीं किया मैंने, वो फिक्स कर दिया। अब देखो ऊपर को जा रहे हो, ये एरो ऊपर को जा रहा है ना, इंक्रीज, इसके पैरेलल देखना, ठीक है, ये है ना, इसके पैरेलल ही जा रही है, ये मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो ये किस एरिया में एंटर कर रही है, हमारे 3 एरियाज हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये 3 एरिया है, तो किस एरिया में एंटर कर रही है, ये वाटर में। तो लाइन बना दो कि दैट इफ यू केप्ट योर टेम्परेचर नाउ एट 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट एंड यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, नाउ व्हाट विल हैपन, द सॉलिड विल गेट मेल्टेड, द सॉलिड विल गेट चेंज टू द वाटर। तो हमारे पास वाटर ही आएगा उस कंडीशन में, जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म हमारे पास आती जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद चलिए इस साइड को चले जाते हैं, लेफ्ट साइड को, मीन्स अब इस लाइन के अलोंग देखो क्या कर रहे हो आपने, ये साइड तो प्रेशर का एक्सिस ही नहीं है, तो मीन्स प्रेशर तुमने कांस्टेंट कर दिया। अब तो प्रेशर मैंने अब रख दिया 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख दिया, पर टेम्परेचर में क्या कर रही हूँ, आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा, ये किसका एरिया है, सॉलिड का। इसका मतलब अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, तो उस केस में आपके पास क्या फॉर्म आएगी, सॉलिड। याद रखना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से तुम टेम्परेचर कम करोगे, जैसे सपोज कर लो जैसे अप टू लेट इट, ये बी पॉइंट ले लो, अगर -273 डिग्री तक ले लो, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट ले लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग की, अगर आपके पास कोई टेम्परेचर की, इसको और क्लैरिटी से बना लेते हैं, हमारे पास अगर कोई डायग्राम यहाँ पे है, ओके। सो अगर ये हमने कोई पॉइंट लिया था पहले, जैसे ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ लिया था 1 एटमॉस्फेयर, है ना, ये लिया था। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये वाली चीज़ को फिक्स कर दिया, और मैं ये कम करना शुरू कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा फेज है, सॉलिड ही तो है। तो इसका मतलब और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सॉलिड ही मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे ये वाली चीज़ आपकी ये लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग देखो एक ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज सॉलिड फेज। तो अगर तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली वैल्यूज लगाओगे C-P+2 अलोंग दिस लाइन, लेट इट बी AB कोई लाइन ले लो, ठीक है,
तो यहाँ पे कंपोनेंट तो एक ही है पर फेज कितने हैं वहाँ पे, एक ही है, +2, ठीक है, +2 मीन्स ये कैंसिल हो गए, तो एफ की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास अलोंग दिस लाइन। इसका मतलब इस एरिया में, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब एरियाज में आप लोग एंटर कर जाते हो तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 हो जाती है, यानी कि बाई वेरिएंट हो जाता है सिस्टम। मीन्स आपको इस लाइन के अलोंग दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, प्रेशर भी और कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, जिसमें आप बोल रहे हो कि वो सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर आप इसके यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मैक्सिमम होता है -273 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब जो एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करता है हमारा, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके अगर आप बियॉन्ड जाते हो, है ना, तो उसके बियॉन्ड हमारे पास आता है वही जो मैंने पहले आपको नहीं बताया, दैट इज अ मेटास्टेबल कर्व। मेटास्टेबल कर्व जो है वो OA- होता है, वो दर्शाता है सुपर कूल्ड लिक्विड को, ठीक है। तो वो हम डिटेल थोड़ी सी बाद में करेंगे। तो अभी इतने पे फोकस करो। अभी मेरे ने प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को कम किया, मेरे पास सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट होगी, पर इस चीज़ को बताने के लिए मेरे को 2 वेरिएबल्स को बताना ही पड़ेगा कि जैसे -273 डिग्री सेल्सियस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना, कि ये सॉलिड चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। सो देन आफ्टर दैट, अगर आपने ये कर्व की बात की थी, ये वाला जो हमारा कर्व था, तो इसमें मेरे पास सॉलिड लिक्विड दोनों फेजेस क्या थे, दैट आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं ये चीज इस फेज डायग्राम में पुट करूं, सो दैट इज F इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट कितने हैं 1, फेज कितने हैं 2, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, +2, 2 कैंसिल हो गए, F की वैल्यू आ गई 1। सो अलोंग दिस कर्व I need to explain, I need to give only one value। तो मेरे को एक ही वैल्यू बतानी पड़ेगी, मेरे को ज़्यादा वैल्यूज कर्व के अलोंग बताने की ज़रूरत नहीं है कि टू एक्सप्लेन द सिस्टम, ठीक है। तो मैं अगर सपोज करो इस कर्व के अलोंग अगर मैं बता दूँ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, जैसे मैंने ये बताया था ना यहाँ से ऐसे, तो अगर मैंने इस कर्व के अलोंग ये बता दिया अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो पक्का मेरा दूसरा अपने आप फिक्स हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। सो एवरी पॉइंट हेयर, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाती है। ये चीज़ आपको मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, बिकॉज हर कर्व पे वाई वेरिएंट लगना ही लगना, तो हर एक मतलब कर्व में आपने ये लाइन तो लिख ही देनी है कि इस लाइन के अलोंग जो है, जैसे यहाँ पे लिख देना भी लिक्विड एंड वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आएगी, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि सिस्टम क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएंट। मीन्स आपको एक ही वैल्यू बतानी पड़ेगी, लाइक यू कैन टेल द टेम्परेचर्स वैल्यू, बेटर टेम्परेचर की ही बता दो कि 0 डिग्री सेल्सियस बता दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर आ गया। इसी तरह आपको आगे जाके जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बता दोगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप जो है वैल्यू जो है उसकी फिक्स हो जाती है प्रेशर की, ठीक है। और जो आपके पास रीजन्स हैं, दैट इज सॉलिड लिक्विड वगैरह, वो सारे रीजन में आपने यही बात कर देनी कि वहाँ पे एक ही आपके पास फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई द सिस्टम इज वाई वेरिएंट। तो विद इन दिस एरिया यू हैव टू डिफाइन अबाउट व्हाट प्रेशर यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट टेम्परेचर यू आर टॉकिंग अबाउट, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फेज, कि लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कितना टेम्परेचर दे रहे हो, कितना प्रेशर दे रहे हो, तो ये चीज़ सब में सेम लगेगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ से ये वाला तो हो गया, ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बताया था अबाउट द दिस मेल्टिंग पॉइंट कर्व या फ्यूजन कर्व, ठीक है, क्लियर। अब उसमें इसके बाद वेपर प्रेशर कर्व की तरफ चले जाओ। तो वेपर प्रेशर कर्व में क्या है कि अब आपने क्या करना है, ये वाला कहाँ गया हमारे पास, जो ये वाला एरोस, 2 एरोज मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है, दैट इज योर ये वाला कि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे, और एक ये वाला कि प्रेशर कांस्टेंट रख दिया और टेम्परेचर कम कर दिया। अब देखो ये वाला एरो आगे की तरफ जा रहा है, किस सिस्टम में एंटर कर रहा है, ये किस सिस्टम में एंटर कर रहा है, दैट इज एंटरिंग इनटू द वाटर सिस्टम। तो अब इस लाइन के अलोंग तो फिर से प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया ना, है ना, अगर ये वाली चीज़ आपने बना रखी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने को है, तो अब ऐसे ही डायग्राम थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ बताई है, तो अगर आप इस लाइन के लॉन्ग आगे आगे चलते जा रहे हो, मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द
टेम्परेचर, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस था, अब तुम आगे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तुमने वो कांस्टेंट रखा हुआ है। सो व्हाट हैपन एट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वाटर जो है वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है अब उस पॉइंट पे वाटर वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आके, ठीक है, डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। जैसे यहाँ से आप स्टार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, उसके आगे आगे चलो 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 यहाँ पे आके हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैंने टेम्परेचर देखा तो दैट कम्स आउट टू बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा 1 एटमॉस्फेयर corresponding to 0 degree Celsius, fixing the pressure and correspond to 100 degree Celsius shows the boiling point, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक लाइन लिखी होती है आपकी बुक्स में ना कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज यू लाइक मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग तो सोचते होंगे भी अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास आइस थी, है ना, मैंने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मेरा सॉलिड सपोज कर लो इस ए पॉइंट पे आके मेरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, ठीक है, मैं तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहा था, तो मैंने यहाँ जब थर्मामीटर लगाया, मेरा थर्मामीटर क्यों नहीं वो रीडिंग शो कर रहा, क्यों मेरा टेम्परेचर जो है वो क्यों नहीं शो कर रहा मेरा थर्मामीटर इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, वाई? सो उसका कारण ये होता है कि आप लोगों ने शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि व्हेनेवर यू सप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी सो दैट इट यूटिलाइज, वो जो सिस्टम होता है वो उसको यूटिलाइज कर देता है इन द वर्क डन। तो यहाँ पे भी तो एक काम ही हो रहा है, सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है एंड यू नो दैट योर सॉलिड इट हैज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सो उनको भी ब्रेक तो करना लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सो उस चीज में वो जो है एनर्जी जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट इज यूटिलाइजिंग बाय द आइस इन गेटिंग कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इसीलिए आपका जो है थर्मामीटर इस लाइन के अलोंग वो रीडिंग जो है ऐसा लगेगा कि रुक गया टेम्परेचर वहां पे, ठीक है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट लगना शुरू होगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। एकदम से जब यहाँ से आइस जो है वो मेल्ट करनी शुरू करेगी और इसके बाद जब यहाँ पे जोन में एंटर करोगे ना, लिक्विड जोन में, तब आपको जो आपका थर्मामीटर है वो एकदम से रीडिंग दिखानी शुरू करेगा और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आके लेट इट पॉइंट बी आपका फिर थर्मामीटर आपको लगेगा भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो रुक गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो आपका लिक्विड फॉर्म है इट गेट स्टार्टेड टू कन्वर्टिंग इनटू द वेपर फॉर्म, है ना, तो आपको लगेगा कि थर्मामीटर मेरा रुक गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो बट दैट हीट इज यूटिलाइजिंग, ठीक है, वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, वाई योर वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, ठीक है। होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि कहाँ गया वो टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो हर चीज का मतलब आपको ध्यान रखना है कि मेरे को सारी चीज एक्सप्लेन करनी है, मेरे को पहले बताना है कि मेरा फेज डायग्राम 3 जो है एरियाज में कन्वर्ट हो गया है, आइस, वाटर एंड वेपर में, और तीनों एरियाज को कौन डिफरेंशिएट करा है, 3 कर्व्स है मेरे पास, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, जैसे ये मैंने शेडेड किए हुए हैं यहाँ पे एरियाज, तो मेरे पास कर्व्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, वेपराइजेशन कर्व है एंड सब्लिमेशन कर्व है। ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है येलो पार्ट मैंने पूरा सॉलिड फेज दिखाया है, ग्रीन पार्ट पूरा वाटर फेज है और ये पूरा वाटर वेपर फेज है, ठीक है। और फिर मैंने स्टार्टिंग जो की थी दैट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमने दोनों कर्व्स तो कर लिए, है ना, 100 डिग्री ये वाला पॉइंट भी कर लिया, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस भी डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, अब उसके बाद और क्या रह गया, ये देखो ये वाला एरो रह गया। इस एरो का क्या मतलब है कि मैंने अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, मतलब वही देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो आई हैव केप्ट माई टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बट आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर को मैं नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। तो ये किस में एंटर कर रहा है, ये देखो ये किस जोन में एंटर कर रहा है, येलो जोन में ना, तो येलो जोन किसका है, आइस का।
तो याद रखना, इफ यू कीप योर टेम्परेचर कांस्टेंट एंड यू आर जस्ट डिक्रीजिंग द pressure, so which form exists, which phase you will get the solid phase. And if again you keep the temperature constant and you are increasing the pressure, you will get your liquid phase. देखो आपका एरो जो है वो किस में जा रहा है, ग्रीन फेज में, ठीक है। और दूसरा बताया मैंने कि अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और क्या करो, सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट रखो 1 एटमॉस्फेयर ही, ठीक है, और आप टेम्परेचर को कम करते जाओ। अगर डिक्रीज करोगे तो एरो किस जोन में जा रहा है, देखो येलो जोन में, यानी सॉलिड ही आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप वही 1 एटमॉस्फेरिक ही रखो और आप लोग क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दोगे, तो वो किस जोन में एंटर कर रहा है ये एरो, दैट इज इन द वाटर, लिक्विड फॉर्म, तो आपको लिक्विड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आके ये किस में स्टार्ट हो गया, वेपर में, क्लियर। अब आ गया उसके बाद सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व तो यही बताता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है आपके पास, ठीक है, ऐसी होगी जहां पे क्या होगा कि दैट वही वो मतलब सेम ही चलेगा, यूनिवेरिएंट बाईवेरिएंट, की अगर आपको इस कर्व के लॉन्ग, ओ एफ के लॉन्ग क्या होगा कि जो सॉलिड है, ठीक है, किसी पॉइंट पे आके ये सॉलिड क्या करेगा, लेट इट, कोई भी पॉइंट ले लो, कि आपके पास उस पॉइंट पे क्या होगा कि आपका सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, वेपर में, ठीक है। सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, वेपर में आपका सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। और इस लाइन के अलोंग जो है, इस लाइन के अलोंग आपने क्या करना है, ये वैल्यू ना इधर लिख लो, ये -273 वाली, क्योंकि ये तो वो वैल्यू है जहां तक मतलब आप उसको सॉलिडिफाई कर सकते हो, ठीक है, -273 वाली। तो कहते हैं इस कर्व के अलोंग क्या होगा, आपके पास सॉलिड और वेपर फॉर्म दोनों क्या करेंगी, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी, और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, ठीक है। एक वैल्यू किसी के भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या करोगे, जब आपके पास दो फेजेस होते हैं, C - P + 2, 2 फेजेस है, +2 कॉम्पोनेंट आपके पास 1 ही है, ये कैंसिल हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। किसी भी एक वैल्यू को आप बता दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी प्रेशर की। एंड अदर थिंग यू कैन से कि आप क्या करते जा रहे हो, कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, कि अगर आप टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, तो डायरेक्टली सॉलिड जो है वो वेपर में क्या करेगा, वो कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर एक और चीज जो इसमें आप बताओगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसपे तीनों फॉर्म्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, क्रिटिकल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्रेशर जो है, जैसे आप ये करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आइस जितनी मेल्ट करनी थी लिक्विड में करती जा रही है, करती जा रही है, इसी तरह आपका जितना सॉलिड वेपर में जाना था वो जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपके पास जितना लिक्विड वेपर में बनना था वो बनी जा रहा है। ये एक पॉइंट पे आके ये सारे ओ बी, ओ सी, ओ ए, ये सारे मीट करेंगे, वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे क्या है कि आपका जो बीकर है उसमें आपके पास आइस भी होगी, थोड़ा सा पानी भी होगा, और वेपर्स भी होंगे, तीनों फॉर्म्स आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। जो आपका इक्विलिब्रियम आप शो करते हो ना, सॉलिड इनटू लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म, तो वो इक्विलिब्रियम आपको इस पॉइंट पे मिलता है। एंड देयर इज नो नीड, अब 3 फेजेस आ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो जरा, F is equal to C - P + 2. So we have 3 phases, component is still 1, and here the value is 0. Means यहाँ पे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है अभी इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, तो हर सिस्टम का अपना क्रिटिकल पॉइंट फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे फिक्स है कि 0.0075 and 4.8 mm mercury of pressure. So this is the critical point of your water. You can either get the questions also in your competitive exam, what is the critical pressure for the water system and so on, जितने भी आपके सिस्टम है, तो इसको याद रख लेना कि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर है कि at 0.075 corresponding to 4.58 mm mercury pressure, ठीक है।
लास्ट जो एक कर्व रह गया था दैट इज द ओ ए डैश कर्व। ओ ए डैश कर्व मैंने बताया था, दिस इज, ये लिखा हुआ है सुपर कूलिंग एंड मेटास्टेबल कर्व। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, अगर आप लोग क्या करोगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होती है कि उसके बीच में आप क्या करते हो कि आप उसको सुपर कूल करते हो, ठीक है, सुपर कूल वाटर। मतलब हमें आइस भी नहीं चाहिए, हमें जैसे ठंडा पानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी लाइक आइस चाहिए, सारा पानी मतलब पूरी की पूरी वो बर्फ ना बने। तो वो एक सुपर कूल्ड हमारे पास होता है, रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर प्रेशर रेंज, जिसमें आप सुपर कूल्ड वाटर ऑब्टेन कर सकते हो। सुपर कूल्ड वाटर ऑब्टेन कर सकते हो मीन सारे के सारा लिक्विड जो है वो बर्फ में चेंज नहीं होता। देयर इज द सुपर कूल्ड जो है मेटास्टेबल स्टेज आती है, और आप उसमें क्या करते हो, आप इस तरह से टेम्परेचर प्रेशर देते हो कि इन ऑर्डर टू जस्ट प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, कि हमारे पास सारे के सारे पानी की क्रिस्टलाइजेशन ना हो, पानी ठंडा रहे हमारे पास। पर अगर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर से आप थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस करते हो तो ये वाला जो कर्व है ना, ये इस कर्व में मर्ज हो जाएगा। कर्व, ये कौन सा कर्व आ रहा है पीछे से, ओ बी कर्व, दैट इज जिसमें आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा, दैट इज योर सॉलिड एंड दिस वेपर, ठीक है, तो वो उसमें मर्ज हो जाता है। तो इसलिए आपको मतलब डिस्टर्बेंस नहीं, बड़े क्लियरली आपको देखना होता है भी क्रिस्टलाइजेशन ना हो, तो वो सुपर कूल्ड वाटर ऑब्टेन होता है वहां पे, ये चीज याद रखना, ठीक है। वी प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। तो इतना प्रेशर बढ़ा दिया तुम लोगों ने, सपोज कर लो 218 एटमॉस्फेयर तक तुम चले गए, ठीक है, और इधर से तुमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुम 374 डिग्री सेल्सियस पर चले गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जितना मर्जी प्रेशर दे जाओ, जितना मर्जी टेम्परेचर दे जाओ, पानी तुम्हारा वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करेगा। ये चीज याद रख लेना कि दैट 218 एटमॉस्फेयर एंड 374 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर and your critical pressure, above this your water always exists in the vapor form। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकती है ये चीज भी। सो आई होप पहले यहां तक आपने पूरा मतलब क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज योर क्रिटिकल पॉइंट, या जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, फेजेस कितने होते हैं। और मैंने बोला कि वो बार बार मैंने नहीं आपको बताना भी बाई वेरिएंट, यूनिवेरिएंट, वो जो एक पे अप्लाई होता है ना, एक कर्व पे, वो सारे कर्व्स पे अपने अप्लाई कर देना, ठीक है। जो एक एरिया पे अप्लाई होती है चीज वही उस पे, तो वो बार बार से बताना मतलब कि वीडियो को ही लेंथी कर लो बस। सो आई डोंट वांट दैट। सो आई होप आपको बस इतना इतना घबराओ मत, वो सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। कि आइस है, जैसे किसी ने बताया कि बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सो चैप्टर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल हमारी डेली लाइफ वाली चीजें हैं। भी आइस है, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से वो क्या है, गैशियस में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास इसको जरा कंक्लूड कर लेते हैं फास्टली, क्योंकि आइस जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद योर वेपर्स, और यहाँ फिर आइस का वेपर के साथ भी इक्विलिब्रियम में एक सेटअप हो सकता है। तो फिर हमने कंडीशंस अप्लाई करनी शुरू की, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने शुरू किया। हमने कहा इस प्रेशर पे क्या है, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है और हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, यानी हमारे आइस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम आपस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे इस पॉइंट के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो सॉलिड मिलेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अगर आप राइट में जाओगे तो तुम्हें लिक्विड मिलेगा, ओके। फिर उसमें हमने बताया कंडीशंस, उसी पे आपने ऐसे 4 मतलब ऐसे क्रॉस लगा लेने, ठीक है। और क्रॉस लगा के क्या करोगे कि उस पॉइंट पे आपने एक चीज जैसे फिक्स कर ली, अगर टेम्परेचर को फिक्स कर लिया, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो लिक्विड मिलेगा, डिक्रीज करोगे तो तुम्हें सॉलिड मिलेगा। और अगर आप लोग टेम्परेचर, अब प्रेशर फिक्स कर रहे हो, प्रेशर फिक्स करके टेम्परेचर को कम करोगे तो सॉलिड मिलेगा, इंक्रीज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड ऑब्टेन होगा। अब यही चीज तुम क्या करना, यहां भी अप्लाई कर लेना, जैसे ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। आपको इजी हो जाएगा इसको रिवाइज करना कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर लो, है ना। अब इसको जरा करके देखो, 100 डिग्री सेल्सियस मैंने फिक्स कर लिया और मैं क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर को कम कर रही हूँ,
तो ये किस जोन में एंटर कर रहा है, व्हाइट वाले जोन में। वो किसका जोन है, वेपर का। तो मतलब अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स करके प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो यू ऑलवेज गेट द वेपर फेज। एंड इफ यू फिक्स 100 डिग्री सेल्सियस एंड यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, सो ये किस एंटर कर रहा है, किस जोन में एंटर कर रहा है, ग्रीन में। तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड फेज। तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, और टेम्परेचर तुम 100 डिग्री सेल्सियस से कम करते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये देखो एरो किस एरिया में एंटर कर रहा है, वाटर। तो यानी आपके पास वाटर फॉर्म लिक्विड फेज जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर फिर से आप 1 एटमॉस्फेरिक रख के और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 100 से भी ऊपर लेके जा रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस से, तो वो आपका वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेस्ट वे है मतलब चीज़ को लर्न करने का, मतलब एरो नोटेशन से आप लोग उस चीज़ को रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर एक जाते जाते एक्स्ट्रा चीज़ और बता दूँ, एक बुक्स में ज़रूर दिया होता है कि 2240 एटमॉस्फेरिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये वैल्यू दी होती है। कहते हैं इस पे ना आइस की फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब ये है क्या, आइस की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक्चुअली कहते हैं कि अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि विद इंक्रीज इन जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज अगर करते हो तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है ना। तो कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा, जैसे इतना प्रेशर तुमने दे दिया और इतने पे वैल्यू इतनी चलेगी, तो उसमें आइस की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसके बाद क्या होगा कि अगर आपने इससे ज़्यादा और इंक्रीज कर दिया तो कहता है एक सॉलिड फॉर्म जो है वो जस्ट दूसरी में कन्वर्ट होती रहती है। मींस अब है क्या, सॉलिड सॉलिड में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि आइस की, मतलब इसकी ऑलरेडी कोई, इसका कोई फैक्ट का प्रूव नहीं है, इट हैज़ नॉट येट बीन कन्फर्म, बट सिर्फ ये जैसे एक कहते हैं हाइपोथेसिस टाइप वो दिए गए हैं कि अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हो और वैल्यू इससे भी ज़्यादा लो में जाती है तो क्या होता है कि एक फॉर्म जो होती है आइस की वो दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो उसमें क्या चेंज होता है, सिर्फ चेंज होता है थोड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज आता है या डेंसिटी वगैरह में चेंज आता है। तो वहाँ पे ठीक है, अब इसके बियॉन्ड तो आइस की जैसे 2 है, आइस 2 टाइप कहा जाता है, आइस 3 टाइप कहा जाता है, एंड सो ऑन टिल आई थिंक 7 तक जाती हैं ये वैल्यू। तो मतलब आइस की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं जो कि अब तक कहा गया है कि अनस्टेबल है, यही फॉर्म मतलब जो एज सच हमारे पास आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली, कि वही स्टेबल है। तो बाकी जो हैं ये सारी जो आइस 2, आइस 3, आइस 4 सो ऑन टिल आइस 7 ये सारी अनस्टेबल है। तो मतलब इसको वहाँ पे दिखाते तो नहीं है फेज डायग्राम में, बट फिर भी आप याद रखना। तो ये चीज़ बताया कि इस प्रेशर और इस टेम्परेचर के बियॉन्ड हमारे पास जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइस जो है वो आई है। सो आई होप यू गेट दिस टॉपिक अबाउट द वाटर, दिस फेज डायग्राम। और आई होप मैं आपको कल परसों तक जो है बाकी की वीडियोस भी जो है 1 कंपोनेंट सिस्टम की तो एटलीस्ट दे दूं। तो इसको प्लीज़ आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, जो भी कंटेंट मैंने आपको कराया है। पहले जैसे मैंने बोला है स्टार्टिंग यहाँ से करना। हाँ, अब देखो आगे जो हम शुरू करने वाले ना सल्फर सिस्टम एंड द कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, तो उसको मतलब एक दिमाग में बिठाने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पे आप लोगों ने प्रेशर लिखा है और आपने इधर साइड टेम्परेचर लिखा है, तो हमारे पास आज ग्राफ कुछ इस तरह से आया है ना, ये इस तरह से। तो कल जब कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ना इस तरह से आएगा, ठीक है। ये अगर वाटर का है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, मतलब ये डंडा सा जो आप कर्व बनाते हो ना इसको इस साइड कर देना। तो फिर उसके बाद सल्फर का फिर डायग्राम कैसे करोगे, सल्फर का डायग्राम इजी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देना इस तरह से। उसको याद करने का तरीका होता है सल्फर के डायग्राम को कि जो शेप आपके पास इसकी है वाटर वगैरह की, उसी का मैंने कॉम्बिनेशन बना देना। पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम बनाना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से शुरू क्या कर दिया, वाटर सिस्टम, ये लो मिल गए ना यहाँ पे। अब ये कर्व तो यहाँ भी दिख रहा है ना, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ से ये तुम्हारे पास सल्फर सिस्टम का
फेज डायग्राम होता है, तो उसको इस तरह से हम करेंगे, कल डिस्कस करेंगे. सो कीप सपोर्टिंग एंड डू कमेंट्स प्लीज दैट यू आर गेटिंग द टॉपिक और नॉट. And I have seen that so many new subscribers has been attaching day by day with the chemistry drive, so that's good thing. So keep sharing with your friends and with your those friends who are in need of like tuitions वगैरह के, जिसके पास पैसे नहीं होते, तो एटलीस्ट वो इन ऑनलाइन क्लासेस से, ये जो हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वो कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ पाएँ, अपने नोट्स बना पाएँ. तो आप मतलब आई ऑलवेज सेड टुगेदर वी कैन. सो इकट्ठे हम अगर जुड़ेंगे इस जो हमारा एक ड्राइव है टू हेल्प अदर्स, तो डेफिनेटली हम अपने टारगेट्स जो हैं उनको अचीव कर पाएंगे एंड वी कैन स्प्रेड केमिस्ट्री एवरीवेयर. So keep supporting and keep sharing. Chemistry Drive with Ravneet.